LPPYQ सीरीज़ का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको लेके डिस्कस करते हैं। आनंद परचेस एन आइटम एंड इनकर 82 रुपीज़ एज रिपेयर एक्सपेंसेस। आनंद ने कुछ सामान जो है ख़रीदा है, उसके बाद उस सामान को रिपेयर करने के लिए और 82 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसने खर्चा किया है। सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड इट टू भारत 25% प्रॉफिट। उसके बाद उस सामान को उसने बेचा है और 25% प्रॉफिट कमाया है। जब उसने किसको बेचा है? भारत को बेचा है। इवेंचुअली भारत ने वो सामान फिर से किसको बेचा है? और किसी को बेचा होगा, और उसके चक्कर में उसका 47% का नुकसान हुआ है। और नुकसान कितने में हुआ है? जब वो 2915 रुपये में सामान को बेचा है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ आइटम आनंद जस्ट बिफोर द सेलिंग ऑफ द भारत। देखिए, जब मैं 2915 में सामान को बेचता हूँ और मुझे अगर 47% लॉस होता है, इसके मतलब क्या होता है कि सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है अगर मुझे निकालने के लिए बोले, या फिर भारत का कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालने के लिए बोले, तो मैं यहाँ से ये बोलूँगा कि 2915 जो है वो करने के बाद या फिर वो बेचने के बाद मेरा जो है 47% नुकसान हुआ है। तो मेरा परसेंटेज वैल्यू कितना रह गया है? अगर 100 से मैं 47 को माइनस करूँगा तो 53% का ही वैल्यू रह गया उस सामान का। तो मेरे को यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो है 100% है, 100% है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं उसका सामान का जो है, देखो ये 5 से कट जाएगा, फिर से ये 5 से कट जाएगा। तो भारत का वो सामान जो है जितने में वो ख़रीदा था वो 5500 रुपये है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जिससे ख़रीदा है, किससे ख़रीदा? आनंद से। तो आनंद ने उस चीज़ों को बेचा होगा, तो आनंद का भी कॉस्ट प्राइस जो है, भारत का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आनंद का कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो अगर मैं बोलूँ कि आनंद का जो है ये CP है और आनंद ने CP मतलब 25% प्रॉफिट में बेच दिया है, तो ये 125 का वैल्यू है। तो आनंद का CP कितना हो जाएगा? 100%। देखो ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 4 से, ये फिर से 11 से और 0, तो आ जाएगा 4400। तो आनंद जो है इसमें कितने में सेलिंग किया है वो चीज़ों को भारत से जस्ट बिफोर के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ 4400 रुपये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो समझ में आया? 2 स्टेप में मुझे करना पड़ा कि भारत का जो सेलिंग प्राइस है तो उसको मुझे पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, और वही जो कॉस्ट प्राइस भारत का है वही आनंद का जो है सेलिंग प्राइस है। तो मैं उसके बाद आनंद का सेलिंग प्राइस जो है वहाँ से आनंद का कॉस्ट प्राइस मैं निकाल पाऊँगा। देखिए, ये एक स्टैटिस्टिक्स का मॉड बेस्ड सवाल है। तो मॉड में ये कौन सा बेस्ड सवाल है? इंक्लूसिव जो क्लासिफिकेशन है उसके सवाल है। हमने मॉड का पूरा क्लासिफिकेशन हर एक चीज़ों का करा रखा है, तो यहाँ पे भी उसका तरीके से अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे बोला है एज का क्लासिफिकेशन दे दिया है, उसके बाद है नंबर ऑफ पेशेंट का यहाँ पे दे दिया है। देखो, एज जो दे दिया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, उसको हम एक्स तरीके से मानते हैं, और जो नंबर दे दिया है उसको फ्रीक्वेंसी मानते हैं, जिसको हम एफ बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट जो दे दिया है, हमें पहले उस चीज़ों को देखना है, उस चीज़ों को एनालिसिस करना है। मॉड क्या होता है? मॉड मेनली ये होता है कोई पर्टिकुलर क्लासेस में या फिर पर्टिकुलर सीरीज़ में जो नंबर मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। तो हमारा पहला टारगेट रहता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करने पहले नंबर ऑफ पेशेंट जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है, वो जो है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे बड़ा संख्या जो होता है वो होता है 12, और उसको हम एफ बोलेंगे। एफ मतलब होता है मॉड्यूलर फ्रीक्वेंसी। एफ का ठीक प्रिसाइडिंग वाला मतलब पीछे वाला संख्या जो होगा हम उसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग मॉड्यूलर फ्रीक्वेंसी, हम उसको F1 से डिनोट करते हैं। और फॉलोड बाय जो संख्या होता है हम उसको F2 बोलते हैं, और एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड द मॉड्यूलर फ्रीक्वेंसी फॉलोड बाय मॉड्यूलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो संख्या तुम देख रहे हो या फिर क्लासेस देख रहे हो जो 25 से लेके 30 तक, ये क्लासेस बोला जाता है। जैसे 5 से लेकर 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ये जो है इंक्लूसिव क्लासेस है। एक्सक्लूसिव क्लास भी एक टाइप ऑफ होता है जो कि हमने मॉड वाले टाइप में जहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका है, वहाँ पे एक्सक्लूसिव टाइप भी लेके डिस्कस करे हैं। देखो 25 और 30 में ये चीज़ें तुमको देखना पड़ेगा। इसको जो 25 है, 25 क्या है? 25 यहाँ पे जो है तुम्हारा लोअर लिमिट ऑफ वैल्यू है उस पर्टिकुलर क्लास का, और यहाँ पे जो L है ये हायर लिमिट ऑफ क्लासेस है। और स्मॉल h जो होता है वो क्या होता है? वो ये दोनों के बीच में
जो गैप होता है, जैसे 30 से तुम हायर लिमिट से जब लोअर लिमिट को माइनस करोगे तब जितना वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है, हाइट और द विड्थ ऑफ क्लास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 30 माइनस 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये सब एक्सप्लेन का कारण यही है कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ पे 5 कंपोनेंट होता है, एक होता है एफ, दूसरा होता है F1 और तीसरा होता है F2 और चौथा जो होता है वो H होता है और 5वां L। तो फार्मूला लेके हम डिस्कस करते हैं। फार्मूला हमारा ये होता है L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। हमें सब चीज़ों का वैल्यू पता चल गया है। अब एक एक तरीके से कर सकते हैं। L का वैल्यू कितना है, 25 है। F का वैल्यू कितना है, 12 है। F1 का वैल्यू कितना है, 2। उसके बाद 2F मतलब क्या, 24। F1 का जो है 2 है और F2 का 6 है और L का यहाँ पे मेरे को दे दिया है H जो है मैंने निकाला है 5। देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इधर से ये 25 रह जाएगा, 12 से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ से 24 से 8 को माइनस करेंगे तो इधर 16 आ जाएगा इंटू 5। देखो मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सीरियस करता हूँ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 25 प्लस वो जो है ये 50 हो जाएगा और नीचे आपका 16 बैठ जाएगा। तो 3 16 48 होता है और 25 होती है 28 होता है। तो 3 16 48 पॉइंट और कितना बचा रहेगा, 2। तो 1 से चलाएंगे तो 28.13 ईयर्स का इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए मॉड्यूल का बहुत सारा टाइप होता है, ये तो क्लासिफिकेशन का टाइप था। हर एक टाइप को अगर आपको जानना है तो आप आंसर वीडियो में जाइए और वहाँ पे हर एक टाइप को, और यहाँ पे जो मैक्सिमम लेटेस्ट सवाल है उसी को लेके डिस्कस करा गया है। एनटीपी से जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसका हर एक टाइप को लेके डिस्कस करा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए कोई काम को 12 दिन में करता है तो वही काम को बी 18 दिन में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज हाउ मच ऑफ जॉब लेफ्ट टू बी डन। तो देखिए पहले क्या करना होता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को, ए कोई काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। बी वही काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में। यहाँ से मुझे एलसीएम लेना होता है और एलसीएम मुझे क्या डिनोट करवाता है, टोटल वर्क डिनोट करवाता है। यहाँ से वैसे 36 को जो जब मैं 12 से डिवाइडेड करूँगा तब मुझे मिलेगा 3 और ये 3 जो है ए का एफिशिएंसी है। वैसे ही 36 को जब मैं 18 से डिवाइड करूँगा वो बी का एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब ये होता है कि ए एक काम को या एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है और बी वही काम को एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। उसके बाद क्या बोला है, 6 दिन उसने लगातार काम किया और लोग मिल गए तो 6 दिन काम किया है। ए काम करता है 3 यूनिट, बी काम करता है 5 यूनिट, तो मिला जुला के 6 दिन में कितना काम कर लेगा वो लोग, 30 यूनिट काम कर लेगा। अगर 30 यूनिट काम कर ले रहे हैं और टोटल काम 36 है तो कितना काम बचा है, 6 यूनिट बचा है। और टोटल काम यहाँ पे मुझे बोला है, यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में कि कितना जो है जॉब लेफ्ट रहेगा, और जॉब लेफ्ट कितने में रहेगा, टोटल जॉब में रहेगा। टोटल जॉब है क्या चीज़, 36 है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/6 पार्ट ऑफ द जॉब आर लेफ्ट। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बोला है कि सम ऑफ 3540 इज डिवाइडेड बिटवीन निशा, समीर एंड रुपेश such that if their share are decreased 760, 190 and 280 respectively, then they are the ratio of the 10:2:9। ओके, उसके बाद बोला है द ओरिजिनल शेयर ऑफ द समीर कितना है। तो देखिए एक बात बताइए, जब ये चीज़ें डिक्रीज़ हो गया है तब ये सम तो अब वो सम रह नहीं गया है ना, ये चीज़ डिक्रीज़ होने के बाद सम अलग ही हो गया होगा। तो जब 3540 आपका शुरू में सम था, अब वो चीज़ें डिक्रीज़ हो गया तो आपको क्या करना है, उससे घटा देना है। तब आपको एक्चुअल में जो सम अभी है
वो पता चल जाएगा, क्योंकि रेशियो उस हिसाब से दे रखा है ना डिक्रीज़ होने के बाद। इस चक्कर में मुझे जो है इसका अभी न्यू वाला जो सम है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3540 जो है इससे आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो मेरे को आ जाएगा 0 10 3 2 1 1230 आ जा रहा है। तो 1230 को 10 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, उसके बाद आपको आ जाएगा 132, मतलब 2310 रुपीज़ जो है वही उसका जो है इस चीज़ों का वैल्यू है। और ये चीज़ों जो है कितना है टोटल मिला जुला के मैं बोल सकता हूँ 2310 अभी उन लोगों का शेयर है। और रेशियो में कितना है 10 और 9 19 19 और 2 21 का वैल्यू है टोटल। तो हम यहाँ से किससे काटेंगे, पहले हम 1 से काट रहे, फिर से हम 1 से काट रहे तो 10, तो 110 का यूनिट का वैल्यू है। तो समीर का शुरू में उसका जो है मैं बोल सकते कितना है, समीर का 2 यूनिट का वैल्यू है। देखो पहले निशा है तो जिसका 10 है, उसके बाद समीर का 2 है, तो बोलूँगा कि समीर का जो है 110 इंटू 2 यूनिट का मतलब 220 रुपये, ठीक है। और बोलता है ये तो जब पैसा कम हुआ है, जैसे 760 कम हुआ है, 190 कम हुआ है और 280 कम हुआ है, तब इसका वैल्यू है। तो समीर का ओरिजिनली कितना था, कम होने के बाद अगर 220 है तो कब कितना कम हुआ है, 119 कम हुआ था, 119 नहीं 190 कम हुआ था। तो वही चीज़ें हम जोड़ देंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका ओरिजिनली जो था 410 रुपीज़ था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बोला है x% ऑफ 600 इक्वल टू 12% ऑफ 250 प्लस 18% ऑफ 300। उसके बाद आपको एक को वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पे हम यही करेंगे कि 600 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 12 इंटू 250 अपॉन 100 प्लस 18 इंटू 300 अपॉन 100। ये 100 के साथ ये 100 कट जाएगा, इसके साथ ये भी कट जाएगा। उसके बाद बचा रहेगा 6x और यहाँ पे इस 0 के साथ ये 0 5 और यहाँ से आप 2 को काट सकते हैं, 2 से 6, तो 5 6 30 आपका आ जा रहा है और 3 18 54 आ जा रहा है। तो ये 84 का वैल्यू आ रहा है। तो एक सम बोल सकते हैं यहाँ से कितना है 84 अपॉन 6 मीन्स होता है 14। तो ये 14 का वैल्यू नॉर्मल एक बेसिक परसेंटेज बेस्ड सवाल था बस। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है 5 पीपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक सीरीज में। तो यहाँ पे V W X Y एंड Z इनका कुछ एज दे दिया है, उसी एज से आपको जो है किसी का एज कैलकुलेट करना है लास्ट में। वहाँ पे आपको बोल दिया है W का एज जो है आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है। देखिए तो कुछ स्टेटमेंट में दिया है, उसी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझना है। पहले स्टेटमेंट आपको ये दिया है X इज़ 4 टाइम ऑफ एज ऑफ y। देखिए जब ऐसा बोले कुछ समझ नहीं आए तो आप x इक्वल टू वाई लिखना है। x ऑलरेडी 4 टाइम है और अगर मैं x के साथ 4 गुना करूँगा तो वो 16 टाइम हो जाएगा। तो इसलिए जिसके साथ बोलेगा उसका नहीं, उसका ठीक अपोजिट वाले के साथ मुझे गुना करना है। तो मैं y के साथ 4 गुना करूँगा। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो v का एज है वो इक्वल टू x है, तो मैं यहाँ से लिखूँगा v इक्वल टू x। थर्ड स्टेटमेंट में मेरे को क्या बोला है y इज़ 1/3 एज ऑफ z। तो मुझे ये स्टेटमेंट में ऐसा लिखना है y क्या है 1/3 एज है ऑफ किसका z का। और 4 नंबर स्टेटमेंट में मेरे को क्या बोला है जो w है वो हाफ एज ऑफ कितना है v है। तो आपका z का वैल्यू 12 दे रखा है, तो 12 अगर दे रखा है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा। z का मैं वैल्यू बिठाएंगे तो देखो z से वैल्यू बिठाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं 12 बिठाता हूँ तो ये 3 से कट जाएगा, तो y का वैल्यू मैं बता सकता हूँ 4 है। अगर y का वैल्यू 4 है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x का वैल्यू जो है टोटल 16 है और x और v का जो है समान है तो v का भी 16 है। इस इक्वेशन 4 नंबर वाले इक्वेशन में मैं वैल्यू को बिठाऊँगा, v का 16 है तो हाफ इंटू 16 मीन्स ये कट के आ जा रहा है 8। तो यहाँ से इसका आंसर जो है 8 आ जा रहा है। बस 4 इक्वेशन दिया है, आपको वहीं से इसको ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बोला है ए पर्सन ड्रोव एट 53 किलोमीटर फॉर 2.5 आवर देन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 28 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन एंड
another hour. Find the average speed of a person during the entire of the journey. तो देखिए एक पर्सन है यहाँ से जो है 53 किलोमीटर पर आवर में वो जा रहा था और वो पहुँचता कितना में है, और 2.5 घंटे में पहुँच देता है। तो मैं बोलूँगा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इनटू उसका टाइम कितना लगा। यही जो है मेरा पहलू आ जाएगा। देखिए 2 से गुना कर 2.5 है तो 2 से गुना करूँगा तो 106 आ जाएगा, 0.5 से गुना करूँगा तो 26.5 आ जाएगा। तो मिला जुला के 132.5 किलोमीटर जो है उसका टोटल डिस्टेंस है, कहाँ से, ए से लेके बी तक 132.5। बोलता है बी से लेके सी तक। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ बी से लेके सी, और ए से, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला है। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट जो ये बी से लेके सी तक उसने आपका स्पीड कितना बढ़ाया, पहले 53 था अब 28 हो गया है, तो 28 बढ़ाया है। तो 28 अगर उसको बढ़ाना है तो स्पीड अब पहले से ज़्यादा हो जाएगा, तो स्पीड अब कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 53 + 28। 81। और वो 81 जब स्पीड में जा रहा था और कितना टाइम गया, 1 घंटा गया, तो टोटल डिस्टेंस 1 घंटे में 81 किलोमीटर जाएगा। तो ये भी 81 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से लेके सी तक। तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया, पहले 132.5 था, अब ये 81 आया, तो टोटल हो गया 213.5। ये होता है उसका टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड इक्वल हम क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कि मेरा 213.5 निकला है, और टोटल टाइम ये 2.5 आवर लगाता है, और इसके लिए जो है अनदर 1 आवर लगता है। तो टोटल मेरे को लगा है 3.5 घंटा। तो इससे ये काट देंगे। उसके बाद देखो ये डायरेक्ट अगर मैं 35 से काटूंगा तो 6 बार में जाएगा 210 हो जाएगा, और 1 बार में काटेगा तो 61 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर इसका 61 आया। देखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पे बोला है। जब भी आपको मीन प्रोपोर्शनल दिया आपको कुछ नहीं करना है, एक्स लिखना है, रूट अंडर जो 2 संख्या दे ऐसे लिख देना है बस, और इसको रूट कैलकुलेशन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 49 का 7 × 7, और यहाँ पे 4 × 4, तो यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 28 इसका वैल्यू हो जाएगा। ये भी एक सिंपल बॉड मास का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे 12 आ जाएगा। उसके बाद है गुणा, 48 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस, उसके बाद 16 को 2 से माइनस करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। देखना आप 8 से 8 काट मत दीजिए ना, क्योंकि बॉड मास का पहला जो रूल होता है BODMAS, तो पहले हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन होता है और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला आपका ऑपरेशन पहले करना पड़ेगा। तो 8 12 कितना होता है 96, -8/4, नीचे आपका 4 है। तो यहाँ से ये चीज़ें जो है कितना आ जाएगा 88 आ जा रहा है ना, तो 4 से कितना आ जाएगा 22, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 10 में आपको ये बोला है इन ए सर्कल द डायमीटर PNQ एक्सटेंडेड थ्रू Q। तो पहले हम इसका एक सर्कल बना लेते हैं। ये जो एक सर्कल है और इसका एक डायमीटर है PQ, और उसी को हमने एक्सटेंड करे है कहाँ तक, एक्सटेंड करे है यहाँ तक, X पॉइंट तक। उसके बाद बोला है एक टेंजेंट X एंड Y का फॉर्मेशन किया है। ये एक टेंजेंट है, मान के चलिए एक टेंजेंट है, Y फॉर्मेशन करा है। उसके बाद बोला है X एंड Y का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और Q एंड X, Q यहाँ से लेके X तक जो है वो 9 सेंटीमीटर है। देखिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ये रेडियस है, तो ये R है और ये भी R हो जाएगा। समझ में आया इतना तक। और ये जो है अगर ये तो फिर एक 90 डिग्री होगा, टेंजेंट से जो ऑलवेज कटता है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाता है टेंजेंट के साथ।
टेंजेंट होता ही वही है। तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ जैसे कि ये 15 है, ये 9 है, ट्रिपलेट 15 के साथ कौन बनाता है, एक होता है 15, 8 और 17। अगर ये 15 है, ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसको पूरा 17 होना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक अगर 9 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 बनेंगे तो 17 हो जाएगा, और ये भी 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, दोनों रेडियस है। तो इस फॉर्म से हम बता सकते हैं ये जो है इसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक जो मुझे बोला है, रेडियस तक। अगर आपको ये सिंपल फॉर्म समझ नहीं आ रहा है तो एक नॉर्मल तरीका देखिए। जैसे कि आपको रेडियस को क्या पकड़ लेना है, आर पकड़ लीजिए, रेडियस को आर पकड़ लेना है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो है हाइपोटेनियस है, कहाँ से कहाँ तक, ये ओ से लेके एक्स तक। तो ये 9 प्लस एक्स का वैल्यू है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हाइट स्क्वायर। हाइट क्या है यहाँ पे, ये आर स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर। पाइथागोरस फार्मूला हम यहाँ से लगा दे रहे हैं। तो वैसे ही क्या आ जाएगा यहाँ से 81 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 18x, सॉरी एक्स नहीं, ये आर लिया था वैल्यू तो आर होगा ये। सो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 225। तो ये आर स्क्वायर के साथ ये आर स्क्वायर कट जाएगा और ये 18r है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 18r इक्वल टू, उधर का वैल्यू चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से, और 8 और 4 12 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जा रहा है तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 आ जा रहे हैं, तो इसका आंसर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये बोला है, ये 4 स्टूडेंट मार्क वर इनकरेक्टली entered 25 instead of 37. Due to this, the average mark of the class got decreased 4/3. What is the number of the student in the class? देखिए इसका करने का तरीका जो सबसे सहज तरीका होता है, ये आपको लिखना है 25, यहाँ पे 37। तो इनकरेक्टली एंटर किया गया है 25 इंस्टेड ऑफ 37। 37 एंटर करना था, एंटर किया कितना, 25। आपको कुछ नहीं देखना है, चाहे इंक्रीज या डिक्रीज। जब नंबर आपसे पूछे तब आपको इन दोनों के बीच में गैप लेना है बस। गैप मतलब ये होता है कि आप मॉड में वैल्यू लें, मॉड मतलब ये होता है कि पॉजिटिव में वैल्यू लें, ठीक है। तो इनमें जो है गैप कितना है, 12 है। तो वही आपको कितना है, 4/3 इतना डिक्रीज़ हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो है ये 4/3 से। अब भाग लगा दीजिए, आराम से उसका वैल्यू आ जाएगा। तो 3 और 4। इसके अधिक इस क्वेश्चन में और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर पूछा है। नंबर कभी भी ना नेगेटिव होता है, नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आपको यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, ठीक है एक्चुअली, तो इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव में ही आएगा। और इस बेसिस के लिए मैंने बोला कि आपको यहाँ पे इसका गैप लेना है, उसको आपको देखना ही नहीं है कि पॉजिटिव में आया है कि नेगेटिव में आया है। वो तो बोल ही दिया है क्वेश्चन में, जैसे डिक्रीज़ है वो उनका फैक्टर है जो एग्जामिनर बनाएगा। आपको सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट जब निकालना है तब गैप देख के ये चीज़ें बस कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, पी एंड क्यू डायरेक्टली एक कॉमन टेंजेंट है। देखिए डायरेक्टली कॉमन टेंजेंट मतलब क्या होता है, 2 सर्कल है यहाँ पे, और 2 सर्कल में अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोले तो ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो जहाँ पे पी एंड क्यू है, तो इसका देखिए सर्कल का सेंटर दे दिया है O1, तो ये है O1 और ये है O2, और यही है इन दोनों के बीच में जो दूरी, ठीक है। और यहाँ पे जो अटैच कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो पॉइंट है मतलब कि टच हो रहा है, तो इसको ही आपको जो है पॉइंट दे देता है, जैसे 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट ईच अदर एक्सटर्नली एट ए पॉइंट ए, तो उस पॉइंट को आपको नाम देना है ए। तो रेडियाई यहाँ पे भी आपका दे दिया है, जो इसका रेडियस है कितना है, 11 है, और इसका रेडियस जो है 4 है। तो उसके बाद आपको बोला है कि पी क्यू मतलब क्या है, वो टेंजेंट। देखिए डायरेक्ट टेंजेंट जो होता है, एक होता है डायरेक्ट टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो डायरेक्ट टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है या फिर फॉर्म होता है, तो उसको हम लिखते हैं 2√अंडर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। कैपिटल R हम किसको बोलते हैं, बड़ा वाले जो सर्कल होता है उसी का ही वैल्यू को हम क्या पकड़ते हैं, बड़ा वाला R का ही, जो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, एंड छोटा वाला सर्कल का रेडियस जो होता है छोटा r होता है।
या फिर उस हिसाब से हम देखें तो इसका 11 वैल्यू है और इसका 4 वैल्यू है, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 2√44। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। बट हमको 11 से डिनोट करना है, तो 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 4 × 11 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा 4 × 11। यही चीज़ को मैं और लिख सकता हूँ, 2 से बाहर आ जाएगा तो यहाँ से 4√11, ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। तो समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बोला है कि द सम ऑफ द एज ऑफ द बंटी एंड बबली जो है 24 ईयर है। आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम नाउ द बंटी एज विल 3 टाइम्स दैट ऑफ बबली एज। तो बंटी इज प्रेजेंट एज यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो देखिए, बंटी को मैं टी से डिनोट करता हूँ और बबली को एल से डिनोट करता हूँ। दोनों का एज कितना है, 24 ईयर है। उसके बाद बोला है 3 साल बाद, जो 3 साल बाद इसका कितना है, उसके बाद बोला है 3 साल बाद जो है उनका एज में कितना आ जाएगा। जैसे बंटी का जो है 2 साल नहीं 3 साल बाद, तो बंटी का जो है 2 ईयर के बाद एल t+2 हो जाएगा और यहाँ पे बबली का भी l+2 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बोला है बंटी एज विल बी 3 टाइम ऑफ द बबलीज एज। तो जिनके साथ और जिनका टाइम बोला हमने ऑपोजिट साइड में 3 गुना कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ 3 गुना है और 3 गुना बंटी के साथ 3 गुना कर देंगे तो 9 गुना हो जाएगा। इक्वल करने के लिए ऑपोजिट वाले जो पर्सन होता है उसके साथ हमें गुना करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे t+2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ से वैल्यू लेता हूँ एल का, तो 24 - t आ। तो नेक्स्ट मेरा जो है यहाँ से एल का वैल्यू तो मुझे पता चल गया। अब एल का जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 बाहर रख दूँगा, तो एल मेरे को यहाँ पे मिल जा रहा है 24 - t। ओके, तो 24 - t और आपका जो है बाहर क्या है +2 रखा हुआ है। तब गुना कर दीजिए यहाँ से, t+2 आपका इधर से आ जा रहा है, उसके बाद आपका 72 आ जा रहा है, 3 × 24 = 72, 3t प्लस आपका 6 का वैल्यू आ जा रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि t+2 = आपका यहाँ से आ जाएगा, ये 3t है, तो उसके बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 78 आ जाएगा और -3t, t को मैं उधर लेके चला जाऊँगा तो 4t = आपका आ जा रहा है 76। 4 से काटोगे तो आ जाएगा आपका 19। तो टी में किसको पकड़ा था, बंटी को पकड़ा था और मेरे को बंटी का ही एज लेके बोला है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बंटी का एज कितना है, 19 साल। देखो नेक्स्ट में भी उसी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा है जो इंस्टीट्यूट ऑफ मार्क्स वाला है। तो ये तो हमने 2 क्वेश्चन करा है, तो ये 16 सेट का क्वेश्चन था, 16 फरवरी का ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये बोला है, ए स्टूडेंट मार्क वाइल इनकरेक्टली एंटर 84 इंस्टीड ऑफ 94। ड्यू टू दिस एवरेज मार्क ऑफ क्लास गॉट डिक्रीज 5/4। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। कुछ नहीं करना है, मैंने बोला कि आपको जो है ऐसे 84 और यहाँ पे 94 नंबर लिख देना है, बीच में गैप देखना है कितना है, 10 है। यही चीज़ को इससे लेके भाग लगा देना है 5/4। तो मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे को निकल के इधर से कितना आ जाएगा, 8। तो 8 मेरा जो है इसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला है कि ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम cover a distance 18 km in 3 hours while it cover the same distance upstream in 9 hours. The speed of boat in still water. तो देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम हम उसको बोलते हैं जिस तरीके से बहाव जिस डायरेक्शन में जाता है, मेरा नाव भी उस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो है डाउन स्ट्रीम। अगर बहाव इस डायरेक्शन में जा रहा है और नाव अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसमें क्या है, वो हो जाता है अप स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम मतलब होता है जैसे पानी का बहाव को मैं अगर y मान लूँ और नाव के बहाव को x मान लूँ, देखो दोनों एक साइड में जा रहे हैं तो इसका जो है ना स्पीड x + y हो जाता है।
जबकि नाव के बहाव इधर का x है अपस्ट्रीम में और पानी का बहाव अगर y है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो स्पीड x माइनस वाई हो जाता है। ये रिलेटिव स्पीड के एक कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। देखिए हम यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये बोला है डाउन स्ट्रीम में क्या है, तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू होता है x प्लस वाई। वही x प्लस वाई का आपका कितना दे दिया है यहाँ पे 18 किलोमीटर और अपॉन 3 आवर। यहाँ से मेरे को आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इस मैंने कैसे किया, वही वाला फॉर्मूला d इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे d का वैल्यू दे दिया था और आपका t का वैल्यू दे दिया था। तो ये क्या है, ये हमारा एस है, डाउन स्पीड बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ से स्पीड का वैल्यू निकाला। वैसे ही आप स्ट्रीम का स्पीड हम कैसे निकालेंगे, ये जो है x माइनस वाई है, डिस्टेंस कितना है वही है 18 और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 9, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से मैं अच्छे से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो x प्लस वाई का मेरा वैल्यू कितना आया था 6 आया था, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया 2 आया। तो देखिए इसके साथ ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा 8, x इक्वल टू 4। हमको यहाँ पे पूछा था बोट ऑफ स्टील वाटर, तो बोट का स्पीड कितना है। स्टील वाटर में आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है आपको निग्लिजिबल मानना है जब बोट का चल रहा है तब, तो इसलिए जो है आपको ऐसा बार बार स्टील वाटर का एग्ज़ाम निकालने के लिए बोला जाता है। एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर होता है वो स्टील वाटर का ही देता है। तो आपको जो है बोट का जो यहाँ पे स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता कि जो स्ट्रीम का स्पीड है तो आपको y का वैल्यू बिठा के यहाँ पे निकाल सकते थे। जैसे पहले वाले में बिठाएंगे तो आ जाएगा 2, तो स्ट्रीम का वैल्यू का जो आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे बोट का पूछा है तो हम बोट का ही बताएंगे। तो कैसा लगा सेशन आपको बताना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम टुमारो वैसे ही 15 क्वेश्चन को लेकर अच्छे से तरीके से डिस्कस करेंगे। PYQ है ना, तो PYQ के फॉर्म के हर एक चैप्टर को अच्छे से तरीके से डिस्कस करेंगे, तो उसी को ही हम तब डेप्थ में तरीके से देखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे उतना बहुत डेप्थ में नहीं जाते, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाए कौन सा लेवल ऑफ क्वेश्चन आता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए।